कर सभी को आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसकी यूनिट सेकंड का जो पार्ट सेकंड है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पहले प्रस्तुत कर दिया, उसमें हमने 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन किए थे। आज के पार्ट में हम 23 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत में क्या आते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि सिद्धांत दिया था, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं वो बताना है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, सामान्य व विशिष्ट, भाषाई, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत, आत्मन्य व अन्य। तो इसमें एक है तरल व ठोस। तो यहाँ गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। गिलफोर्ड का जो बुद्धि सिद्धांत है वो त्रिआयामी कहलाता है, इन तीनों के कारण है। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद के कारण वो त्रिआयामी कहलाता है। इसमें संक्रिया के 6 पद, विषय वस्तु के 5 और उत्पाद के 6। इस प्रकार इसमें 180 कारक होते हैं। शुरू में इसके 120 कारक थे, फिर इनको बढ़ाकर 150 किया गया। वर्तमान में इनके 180 कारक हैं। सामान्य व विशिष्ट जो बुद्धि है ये द्विकारक सिद्धांत कहलाता है। सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस और विशिष्ट बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा विभाजित बुद्धि के सिद्धांत हैं। और भाषाई, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत, इसमें आत्मन व अन्य। ये बुद्धि के भेद बताए हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा गार्डनर ने 7 स्वतंत्र क्षमताएं बुद्धि की बताई हैं। फिर है तरल व ठोस, ये द्वितत्व सिद्धांत है। स्पीयरमैन का तो द्विकारक सिद्धांत और केटल का द्वितत्व सिद्धांत, जो तरल और ठोस बुद्धि के रूप में। तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक के समान है और आनुवंशिक है और ये किशोरावस्था से संबंधित है। 24th नंबर क्वेश्चन है, किसी बालिका की तैथिक आयु 10 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि 125 है, तो उस बालिका की वास्तविक आयु कितनी होगी। तो यहाँ तैथिक आयु दे रखी है, बुद्धि लब्धि दे रखी है, तो उस बालिका की वास्तविक आयु हमें पता करनी है। 8 वर्ष 6 माह होगी या 12 वर्ष 6 माह होगी या 12 वर्ष 5 माह होगी या फिर 10 वर्ष होगी। तो जो वास्तविक आयु होती है वही तैथिक आयु होती है। तो तैथिक आयु भी कितनी है, 10 वर्ष है। वास्तविक आयु तैथिक आयु एक ही बात है, तो यहाँ 10 वर्ष हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बुद्धि लब्धि, मेंटल एज मानसिक आयु जिसको MA बोलते हैं, और IQ जो बुद्धि लब्धि निकालते हैं उसका यह सूत्र है MA/CA × 100। CA है क्रोनोलॉजिकल एज जिसको बोलते हैं तैथिक आयु, वास्तविक आयु या फिर इसको कालानुक्रमिक आयु भी कहा जाता है। इसका सूत्र है IQ = MA/CA × 100। तो यहाँ IQ दे रखा है 125 बराबर, इसमें जो मानसिक आयु है MA मेंटल एज वो नहीं दे रखी है, बल्कि इसमें वास्तविक आयु तैथिक आयु CA दे रखी है /10 × 100। तो इस प्रकार इसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। तो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक हैं डेनियल गोलमैन।
ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इज बेटर मोर देन IQ, ये इनकी पुस्तक का नाम है, डैनियल गोलमैन की। 1990 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शेलोवी व मेयर ने बैटरी परीक्षण सिद्धांत दिया था 1955 को। बैटरी परीक्षण जो सिद्धांत था वो दिया था चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 को। और बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो 1938 ईस्वी में थ्रस्टन ने दिया था। और जो अभी आपको बताया 1990 में प्रतिपादित, तो वो शेलोवी व मेयर द्वारा बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया गया था 1990 ईस्वी को। बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA गुणा 100, ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो जो हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं उसमें MA/CA गुणा 100 ये सूत्र है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड बिन्नी, केटल, ट्रमन या बिन्नी साइमन। तो ये सूत्र ट्रमन के द्वारा दिया गया है, MA/CA गुणा 100। 1916 में ये सूत्र दिया गया था। अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1908 को। केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग 1890 में किया था। बिने साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 को किया था। नेक्स्ट है, पिछड़े बालक या बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो पिछड़े बालक होते हैं, जो सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि पूछी है। 90 से 109, 70 से 79, 80 से 89 या फिर 25 से कम। तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 89 के मध्य। इनको डल बालक भी बोला जाता है और इनका कुल बालकों में प्रतिशत है 16%। और जो एवरेज बालक होते हैं 50%, वो सामान्य बुद्धि में आते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि है 90 से 109 तक। और जो क्षीण बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि है 70 से 79। उनका कुल बालकों में प्रतिशत होता है 7%। और 25 से कम जो बुद्धि लब्धि होती है उनको जड़ बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक या अभाषाई सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? इसको अभाषाई या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा या फिर दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा क्रियात्मक या अभाषाई सामूहिक बुद्धि परीक्षण है? वो है आर्मी बीटा। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। इसकी जो आयु है वो है 6 से 11 वर्ष तक। और जो आर्मी अल्फा है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और ये आर्मी बीटा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। दोनों के प्रतिपादक जो हैं वो हैं आर्थर एस ओटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। अगर एक शिक्षक होने के नाते आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो आपने क्लास में ये अनुभव किया होगा कि कोई छात्र बुद्धिमान होता है, कोई छात्र कमज़ोर होता है। तो आप बुद्धिमान छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि आपका बालक बुद्धिमान है, उससे ज़्यादा गृह कार्य नहीं देंगे, उसे अधिक प्रगति करने के लिए अनुप्रेरित करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपकी नज़र में? वो है ऑप्शन 4। उसको अधिक कार्य या अधिक प्रगति करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। एक 12 वर्षीय बालिका की मानसिक आयु मतलब मेंटल एज MA है 10 वर्ष, तो वह किस श्रेणी में आएगी? और ये वास्तविक आयु CA क्रोनोलॉजिकल एज ये है 12,
तो वो सूत्र दिया था टर्मन ने MA बट्टा CA गुणा 100। तो इस आधार पर हम इसको निकाल कर बता सकते हैं। MA 10 और CA 12 गुणा 100। तो इसको हम देखते हैं तो ये 83% से अधिक आ रहा है, 83 से अधिक आ रहा है। तो 80 से 83 89 तक कौन सी बुद्धि होती है वो आपको बताना है, प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि या फिर जड़। तो 80 से 89 तक जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है मंदबुद्धि, या उनको पिछड़े बालक कहा जाता है। तो ये बालिका जो है ये पिछड़े बालक की श्रेणी में आएगी। नीचे दे रखा है 10/12 गुणा 100 बराबर 83.33 ये आया है। तो 80 से 89 तक जो बुद्धि लब्धि होती है वो मंदबुद्धि या पिछड़े बालक होते हैं, और 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? कि जो व्यक्तित्व होता है उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? परिवार का, विद्यालय का, पड़ोसी का या फिर साहित्य का? तो व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव तो पड़ता है परिवार का। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का सूत्र है वंशानुक्रम गुणा वातावरण, हेरिटेज मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। तो वंशानुक्रम व वातावरण की उपज क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ व्यक्तित्व की विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व की नहीं है? आत्म चेतना व गतिशीलता, संवेगीय अस्थिरता व दृढ़ इच्छा शक्ति, लक्ष्य निर्देशित व महत्वाकांक्षी, उत्तम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन शक्ति। तो यहाँ नहीं है वो पूछा है। तो यहाँ संवेगी अस्थिरता ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सभी इसकी विशेषता है। ये इसकी विशेषता, ये इसकी विशेषता, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी इसकी विशेषता है। ये विशेषता भी इसकी होती, परंतु कब होती? जब संवेगीय स्थिरता होता, इसमें ए ना होकर स्थिरता होता, तब ये इसकी विशेषता मानी जाती। तो बस यही गलती इसमें हुई है। पीयूष ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने पर व्यक्ति लंबा हो जाता है, और पीयूष ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर व्यक्ति बौना हो जाता है। आपने देखे होंगे कोई तो व्यक्ति बहुत लंबा होता है और कोई बौना होता है, नाटा होता है। तो वो इसके कारण होते हैं पीयूष ग्रंथि के कारण। बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन टर्मन के द्वारा किया गया है, जबकि कल्पना शक्ति के आधार पर बुद्धि का विभाजन थॉर्नडाइक ने किया है। तो थॉर्नडाइक ने तो कल्पना के आधार पर और बुद्धि के आधार पर टर्मन ने व्यक्तियों का विभाजन किया है। कार्ल युंग ने 1913 में विश्लेषण मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना की थी। तो विश्लेषण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कार्ल युंग, जिन्होंने 1913 में ये स्थापना की थी। व्यक्तित्व अधिगम सिद्धांत डोनाल्ड मिलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो व रोजर्स, विशेषज्ञ सिद्धांत या शीलगुण उपागम आलपोर्ट, प्रतिकारक सिद्धांत प्लेटल, ये इनके द्वारा प्रतिपादित है। जीवन अवधि उपागम सिद्धांत एरिक्सन, शारीरिक रचना सिद्धांत क्रेस्मर व शेल्डन, मांग सिद्धांत हेनरी मूरे द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विधि नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव विधि कौन सी नहीं है वो बताना है। निरीक्षक विधि, समाजमिति विधि, निर्धारण मापनी, जीवन इतिहास विधि। तो इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड ये तीनों हैं, जबकि जीवन इतिहास विधि जो है ये सब्जेक्टिव मेथड है, आत्मनिष्ठ विधि है। इसके प्रतिपादक जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड जो है, लाइफ हिस्ट्री मेथड है। लाइफ हिस्ट्री मेथड के प्रतिपादक जो हैं वो है टाइडमैन। और निरीक्षक विधि है
इसके प्रतिपादक हैं जे.बी. वाटसन। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं जे.एल. मोरेलो और निर्धारण मापनी जो विधि है उसके प्रतिपादक हैं गोल्टन। तो ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं और जीवन इतिहास विधि जो है ये आत्मनिष्ठ विधि है। यहाँ सभी के प्रतिपादक बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि इंटेलिजेंस की प्रकृति से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो व्यक्ति विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में असमर्थ होता है। समस्या समाधान हेतु बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है। गत अनुभूतियों से लाभ प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करना। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन 1। बुद्धि की प्रकृति से संबंधित कथन दिए गए हैं। तो व्यक्ति विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है, ना कि असमर्थ। अगर समर्थ होता तब ये कथन भी सत्य हो जाता। बाकी ये सभी बुद्धि की प्रकृति से संबंधित कथन दिए गए हैं। सीखने की योग्यता ये बकिंघम ने बुद्धि को माना है और विभिन्न योग्यताओं का योग बुद्धि को कोलसेनिक ने बताया है। बुद्धि में 4 शब्द होते हैं, ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, निर्देश। ये बताया है अल्फ्रेड बिन्ने ने। अमूर्त विचारों से सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये बताया है टर्मन ने। और बुद्धि आनुवंशिकता व पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होती है। सोच समझ विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, ये क्या है? संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं या फिर सामाजिक क्षमताएं हैं, सांवेगिक क्षमताएं हैं, उद्यमी क्षमताएं हैं। तो सोच समझ विभेदन, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, ये सभी संज्ञानात्मक क्षमताएं मानी जाती हैं। सामाजिक क्षमता जो होती है वो परामर्श चिंतन से संबंधित होती है। सांवेगिक क्षमता जो है वो आत्म मूल्यांकन व शिष्टता से संबंधित होती है। उद्यमी क्षमता जो है ये कठिन परिश्रम, धैर्य, प्रतिबद्धता, लक्ष्य निर्धारण व्यवहार से संबंधित होती है। भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये एक ही बुद्धि है जिसके अलग अलग नाम यहाँ दिए गए हैं। इस बुद्धि में कौन आते हैं? व्यापार, कारीगर, इंजीनियर, व्यवसाय, ये इस बुद्धि से संबंधित हैं। या फिर कलाकार, चित्रकार, लेखक, गणितज्ञ, दार्शनिक, शिक्षक, ये इससे संबंधित हैं। या फिर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता इससे संबंधित हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बुद्धि है इससे संबंधित है व्यापार, कारीगर, इंजीनियर और व्यवसाय। ये मूर्त बुद्धि, यांत्रिक, गामक, स्थूल और व्यवहारिक बुद्धि में आते हैं। ये बुद्धि जो होती है ये प्रत्यक्ष बुद्धि भी कहलाती है। कलाकार, चित्रकार, लेखक, गणितज्ञ, दार्शनिक, शिक्षक, ये आते हैं अमूर्त या सिद्धांतिक या सूक्ष्म बुद्धि के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये आते हैं सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के में उत्पाद क्या है? तो गिलफोर्ड ने जो त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, 3 डायमेंशनल थ्योरी, इसमें उत्पाद क्या है? व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप उत्पाद है, या एकांश या सूचनाओं पर आधारित संक्रिय उत्पाद हैं, या विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया का परिणाम उत्पाद है, या फिर अपसारी व अभिसारी चिंतन, स्मृति अभिलेख व स्मृति धारण, मूल्यांकन व संज्ञान। तो इसमें से उत्पाद क्या है? विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया का परिणाम ही उत्पाद होता है। और जो संक्रिया है इस उत्पाद में क्या क्या आते हैं? इसमें
इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतरण, आशय, ये 6 कारक इस उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। फिर संक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप, अपसारी व विसारी चिंतन, स्मृति, अभिलेख व स्मृति धारण, मूल्यांकन व संज्ञान, ये 6 आते हैं संक्रिया में। फिर जो विषय वस्तु है उसमें वो 5 आते हैं। 5 कारक कौन कौन से? दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहार परक, ये 6 कारक आते हैं विषय वस्तु में। इस प्रकार इसमें कुल 180 कारक बताए गए हैं। न्यायादर्श प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है ये दिया है थॉमसन ने। पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट व वर्नन ने दिया है। कैक है या फिर AB सिद्धांत, ये हैब के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है? तो स्पीयरमैन ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एक खंड एक तत्व या एक कारक सिद्धांत, या फिर त्रिखंड त्रितत्व त्रिकारक सिद्धांत, या बहुकारक या असत्तात्मक सिद्धांत, या फिर समूह कारक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन द्वारा त्रिखंड या त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत दिया गया था। इसमें एक सामान्य फैक्टर जिसको जनरल फैक्टर बोलते हैं, यह जन्मजात व मानसिक ऊर्जा युक्त होता है। एक विशिष्ट स्पेशल फैक्टर होता है जो अर्जित व प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, और इसमें पूर्व अनुभूतियों से यह प्रभावित होता है और प्रशिक्षण से इसमें वृद्धि होती है। और एक जो सामूहिक खंड है वो G और S, सामान्य व विशिष्ट दोनों का मेल जो होता है वो तीसरा कारक है। अल्फ्रेड बीने जो निरंकुशतावादी थे, उन्होंने एक खंड एक तत्व एक कारक का सिद्धांत दिया था, वो था निरंकुशतावादी खंड। और जो बहुकारक या असत्तात्मक सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको संश्लेषणात्मक बालू, मात्रा या परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके 6 कारक व 4 आयाम होते हैं। स्तर, विस्तार, क्षेत्र, गति, ये इसके 4 आयाम हैं। समूह कारक जो सिद्धांत है यह थ्रस्टन केली द्वारा दिया गया है। इसमें G कारक को अस्वीकार किया गया है और 13 तत्वों में से 7 को प्रमुख माना गया है। ये 7 हैं MNP, RS, VW। M मेमोरी, N न्यूमेरिकल, P परसेप्चुअल, R रीजनिंग, S स्पेशियल, V वर्बल और W वर्ड। P प्रत्यक्षात्मक और S स्थानिक। तो ये 13 तत्वों में से 7 तत्व इन्होंने प्रमुख माने हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, तैतिक आयु की वास्तविक शुरुआत जन्म के समय से शुरू हो जाती है। मानसिक आयु का निर्धारण हम उम्र या कम अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। एक व्यक्ति की असफलता का कारण 20% सांवेगिक बुद्धि और 80% बुद्धि लब्धि होती है। सांवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का ही प्रकार माना जाता है। तो यहाँ 3 कथन सत्य हैं। सत्य है ऑप्शन 1 सत्य है, तैतिक आयु की वास्तविक शुरुआत जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। मानसिक आयु का निर्धारण हम उम्र या कम अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। सांवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का ही प्रकार माना जाता है। ये 3 सही हैं। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 4। एक व्यक्ति की सफलता का 80% सांवेगिक बुद्धि का योगदान होता है और 20% जो है वो बुद्धि लब्धि का योगदान उसमें होता है। तो सांवेगिक बुद्धि का योगदान उसमें अधिक होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोलमेल ने सामाजिक क्षमताओं के समूह को 4 भागों में बांटा है। तो यहाँ चारों भाग दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4।
इसमें आपको क्या बताना है, आत्म अवगतता से संबंधित कौन सा समूह इसमें आएगा। तो पहला है अपने संवेगों, शक्तियों व कमजोरियों को जानने की योग्यता। दूसरा, अपने अभिप्रेरकों को प्रबंधित व व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता। तीसरा है दूसरों के कार्य, अनुभव एवं उनके कारणों को समझने की क्षमता। चौथा है स्वयं के व्यवहार से दूसरों के वांछित परिणाम प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता। तो इसमें आत्म अवगतता में आते हैं ऑप्शन 1 वाला। तो ये 4 भाग हैं। बाकी के भाग जो हैं आत्म प्रबंधन के अंतर्गत आता है ऑप्शन 2। सामाजिक चेतना के अंतर्गत आता है ऑप्शन 3। कार्य, अनुभव व कारणों को समझने की क्षमता सामाजिक चेतना है। और ऑप्शन 4 जो है स्वयं के व्यवहार से दूसरों के वांछित परिणाम प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता सामाजिक कौशल के अंतर्गत आती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। ये सही है या गलत है। लड़कियां जो हैं वो लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। ये सही है या गलत है। किसी 10 वर्षीय छात्र की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह प्रतिभाशाली होगा। ये सही है या गलत है। बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन, सृजनात्मकता व बहुआयामी चिंतन से होता है। ये सही है या गलत है। तो इसमें आपको गलत बताना है, तो वो है ऑप्शन 2। लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये जरूरी नहीं है। बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सभी सही है। ये MA/CA के आधार पर अनुमान वो करोगे तब 14/10 × 100, तो ये 140 हो जाएगी। 140 वाला प्रतिभाशाली होता है। बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशिष्ट बालकों के संबंध बुद्धि से ही होता है। सांवेगिक बुद्धि की मदद से व्यक्ति अपने भावों को प्रबंधित तथा अन्य के भावों में विभेदन कर पाता है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने चिंतन और प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। दूसरों के संवेगों से तर्कना एवं प्रबंधन करता है। व्यक्तियों को सफलता दिलाने में अधिक ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये संवेगिक बुद्धि के बारे में यहाँ बताया गया है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह होती है। कभी कभी ये कथन आ जाता है कि बुद्धि एक इकाई है। ये सही है या गलत है, बल्कि ये अनेक इकाइयों का समूह होता है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक होती है, जबकि क्षैतिजीय जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के भावी जीवन की सफलताओं की भविष्यवाणी करती है कि व्यक्ति अपने आगे जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा। ये संवेगात्मक बुद्धि हमें बताती है। जैसे जैसे संवेगों में तीव्रता आती है वैसे वैसे बुद्धि में भी कमी आती जाती है कि संवेग जितने तीव्र होंगे बुद्धि उतनी कम होती चली जाएगी। बेसल वर्ष वो होता है जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है, वही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। अपनी आयु स्तर के प्रश्नों को हल न कर पाना टर्मिनल वर्ष कहलाता है। थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार थॉमसन बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का अंश मिलता है। बुद्धि का मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम। बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, जाति विशेष का नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये यूनिट भी आज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।